ये वीडियो के बाद बाबू ब्लास्टिंग का पूरा रेगुलेशन एक वीडियो में भेजेंगे और एक वीडियो में पूरा वेंटिलेशन चैप्टर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वर्किंग के बाद यदि कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज है तो वहां से ठीक है, इसको हम सब देखेंगे। इतना ही नहीं देखेंगे, ये तो 2 ठुल क्वेश्चन है, बहुत सारा चीज देखेंगे, लंबा वीडियो रहेगा। हमको बार बार 2 क्वेश्चन घूम फिर के काहे आ रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। हम बहुत बार बताएं, उसके बावजूद पहले उनको डिस्कशन कर लेते फिर इधर बढ़ते हैं। एक तो कि डीजीएमएस द्वारा जो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट के लिए एग्जामिनेशन लिया जाता है, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर, सर्वेयर, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, ये जो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट के लिए डीजीएमएस एग्जाम कंडक्ट करता है, उसमें कितने बार आदमी एग्जाम में बैठ सकता है? तो बोलता है रेगुलेशन 19 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एग्जामिनेशन, ऐसा करके रेगुलेशन 19 दिया है। उसमें दिया है नॉट बियॉन्ड 7, मतलब 7 बार से ज्यादा नहीं बैठ सकते आप। मतलब मैक्सिमम आपको कितना मौका दिया है? 7 बार। एक ये वाला लोग को क्यों कंफ्यूजन था पता नहीं, वहां एक लाइन का तो रेगुलेशन है यार। नो पर्सन shall be admitted at examination by the board beyond 7 attempts, ऐसा ना लिखा है, सिर्फ इतना ना लिखा है कि 7 बार से ज्यादा उसको किसी कोई भी बोर्ड द्वारा, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट के लिए, उसमें 7 बार से ज्यादा किसी को नहीं बैठने दिया गया। एक दूसरा, अपर एज लिमिट 60 साल से कितना बढ़ा दिया, ये भी रेगुलेशन 25 में हम बताए थे। इन जनरल वैलिडिटी कितना आपका स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट का, जो मैनेजर या ऑफिशियल्स या वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का जो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट मिलता है, उसका नॉर्मली वैलिडिटी कितना है आपके, जब जिस दिन उम्र 60 साल हो जाएगा तब। लेकिन उसके बाद भी आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है यदि आपने पिछले 1 साल में मेडिकल सर्टिफिकेट को लिया है और उसमें यह प्रूव्ड हो गया है कि आप मेडिकली फिट है, ठीक है, तो आपको जो है 60-70 साल तक, 60 के बजाय कितना 70 साल तक आप, मतलब 60 तो था, अब कहा कितना बढ़ा दिया, 10 साल बढ़ा दिया, 70 ईयर्स तक, 60 to 70 ईयर्स तक आप स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होल्डर, मैनेजर्स, ऑफिशियल्स एंड वाइंडिंग इंजन ड्राइवर नौकरी कर सकते हैं। आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी, आपकी वैलिडिटी नहीं, आपको जो सर्टिफिकेट मिला उसकी वैलिडिटी है 70 साल तक, आपकी उम्र के 70 साल तक। फॉर पर्टिकुलर मेरे से, आप लोग जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग उम्र है जी, तो मेरी जिस दिन उम्र 70 साल खत्म, मेरा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और जो भी स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट मेरे पास होगा वो सब क्या हो जाएगा, कागज का टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा हूं। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 60 to 70 ईयर्स, 60 था उसको 10 साल बाद के 70 कर दिया है। और डीजीएमएस एग्जामिनेशन में, मतलब डीजीएमएस के लिए बैठने वाले नहीं, डीजीएमएस द्वारा लिए जाने वाले एग्जामिनेशन में अब 7 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। चलो छोड़ो, हो गया, बहुत लंबा हो गया, 2 मिनट हो गया लगता है। ये इसको लगते हैं 1 नंबर को, पहले 2 नंबर लेके इसको मिटा देते हैं, फिर कुछ समझाने वाला चीज भी है। ये देखिए, ये क्वेश्चन को जब आप देखिएगा ना तो बहुत सारा बच्चा कहाँ कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 को कोई पहुंच जाएगा रेगुलेशन 132 5 और 6 में, कोई पहुंच जाएगा 131 वर्किंग एट हाइट में, और दोनों जगह से नहीं है, ये दोनों जगह से नहीं है, और वही गलती कर देगा। क्या बोलता है, यह है रेगुलेशन 127 स्टिप वर्किंग। क्या है स्टिप वर्किंग? क्या, पहले इसको समझा देते फिर आंसर बताएंगे। नो पर्सन शैल वर्क आर बी परमिटेड टू वर्क एट एनी प्लेस हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ, ये कोई एक इंक्लिनेशन दिया आपको, यदि इतना या करके दिया है, ये कोई पर्टिकुलर इंक्लिनेशन या उससे अधिक यदि आपका इंक्लिनेशन है तो कोई आदमी ना तो काम करेगा
और ना काम करने की अनुमति दी जाएगी। क्या लिखा? नो पर्सन shall work or be permitted to work at any place having an inclination of 45 डिग्री। कितना वो बेटा? 45 डिग्री और मोर। और लोग वहां पे पहुंच के 30, या ऑप्शन देखिए 30 भी दिया, 30 45 दिया था, तो 30 में मार देगा, क्योंकि हम वो 132 में खूब बार बार रटाए थे। No person shall work or be permitted to work at any place having an inclination of 45 degree or more from the horizontal। यदि आपका एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, वर्टिकल है, वर्टिकल का बहुत कम जगह बात होता है, हम जनरली हॉरिजॉन्टल ही के रिस्पेक्ट में एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो यदि 45 डिग्री या उससे अधिक एंगल है तो ना तो कोई आदमी काम करेगा और ना किसी आदमी को काम करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया। वेयर ही इज लाइकली टू स्लिप और ओवर बैलेंस। ये बहुत ग्रेडियंट है, अभी हम फिगर बना के बताते कितना ग्रेडियंट होता है। जहां से वो स्लिप हो सकता है या ओवर बैलेंस हो सकता है, कहां पे? 45 डिग्री या उससे अधिक ढाल वाली जगह पर यदि कोई आदमी काम कर रहा हो तो। लेकिन आगे क्या होता है? अनलेस ही इज सिक्योर्ड बाय ए। लेकिन वो स्लिप और आपको कुल मिला के कहने का इस रेगुलेशन का आपको किससे बचाना है कि आप ढलान वाली जगह में काम करेंगे तो स्लिप हो सकते हैं, ओवर बैलेंस हो सकते हैं और आपको मारचोट लग सकता है। मतलब आप स्लिप और ओवर बैलेंस होकर के जो आपको अपने आप को हार्म कीजिएगा उससे बचाना इस रेगुलेशन का उद्देश्य है। मतलब आपको मारचोट से, इसलिए बोल दिया कि 45 डिग्री या उससे अधिक पर कोई ढलान वाली जगह है, उस जगह ना तो आपको काम करना है ना काम करने का कोई व्यक्ति आपको परमिशन देगा। ठीक है, लेकिन आपको काम करने की परमिशन दी जाएगी, आपको काम करना होगा यदि क्या बोलता है, यदि आपको सेफ्टी बेल्ट से या लाइफ लाइन से या कोई अन्य तरीके से आपको सुरक्षित कर दिया है कि आप स्लिप और ओवर बैलेंस नहीं हो सकते उस जगह में, आप सुरक्षित रहिएगा, तो आपको काम करने का परमिशन दिया जाएगा। रेगुलेशन रोकता नहीं है, रेगुलेशन रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रिवेंट नहीं करता, स्टॉप नहीं करता, आपको रेस्ट्रिक्ट करता, सीमित करता है कि ये कीजिए, यदि ये खतरा है तो इससे बचाव के लिए ये उपाय कीजिए। 45 डिग्री या उससे अधिक ढलान वाली जगह में काम नहीं करना है। यदि क्योंकि स्लिप या ओवर बैलेंस हो के आपको मारचोट लग जाएगा, तो मारचोट लगने से बचाने के लिए यदि हमको 45 डिग्री या उससे अधिक ढलान वाली जगह में काम नहीं करना है तो क्या होगा? काम तो बंद नहीं करेंगे, काम करना है। तो क्या बोलता है रेगुलेशन? अनलेस ही इज सिक्योर्ड बाय ए सेफ्टी बेल्ट आर लाइफ लाइन आर एनी अदर सेफगार्ड, या कोई और नए तरीके से उसको बढ़िया से सेफगार्ड कर दे कि वो स्लिप और ओवर बैलेंस नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? 45 डिग्री और मोर, सेफ्टी बेल्ट, लाइफ लाइन और अदरवाइज सेफ गार्डेड। तो ये लाइफ लाइन क्या होता है बाबू? रेस्क्यू रूल भी पढ़िएगा, वहां पे एक वर्ड आएगा लाइफ लाइन। अरे कुछ नहीं होता बेटा, रस्सी को बोलते हैं लाइफ लाइन। रोप रस्सी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वही लाइफ लाइन है। तुम्हारा रेस्क्यू में लाइफ लाइन इसलिए बोलते हैं, वहीं से वर्ड आया ये। ठीक है, इसलिए कि वो जो रेस्क्यू टीम जाता है अपने पीछे एक रस्सी छोड़ते हुए जाता है। रस्सी का एक सिरा जो एक जगह से बांध देता है और रस्सी को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ता है, ताकि यदि रेस्क्यू टीम वापस नहीं लौटा, इसका मतलब फंस गया है, तो उस रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू करने के लिए हम जाएंगे। तो अब हमको थोड़ी पता लगे कि किस डायरेक्शन में मूव किए थे, तो मैं जब जाऊंगा तो मैं उस रस्सी के सहारे उनको खोजने का प्रयास करूंगा। तो मेरी लाइफ की क्या है? वो लाइन है, इसलिए उसको लाइफ लाइन बोल दिया। उस रस्सी को क्या बोल दिया? लाइफ लाइन। मेरी वो जो फंसे हुए आदमी थे उनकी जिंदगी की वो लाइन है। उस लाइन को पकड़ के आप जाइए और उनको खींच करके सेफली लेके आ जाइए। अनकॉन्शियस पड़े होंगे अंडरग्राउंड में, तो वहीं से वर्ड आया है लाइफ लाइन। ठीक है, लाइफ लाइन मतलब कुछ नहीं, रस्सी, रोप घरों में जो हम इस्तेमाल करते। ठीक है, तो ये 132 या 131 से इस चीज का कोई ताल्लुकात था, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा याद रख लीजिएगा। कब आपको काम नहीं करना और कब आपको काम करने का परमिट नहीं किया जाएगा? जब ढलान जो है 45 डिग्री या उससे अधिक है, जहां से आप स्लिप
या ओवरबैलेंस हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको सेफ कर दिया गया है, सेफ्टी बेल्ट से बांध दिया है, रस्सी से बांध दिया या कोई अन्य तरीके से आपको सुरक्षित कर दिया है, तो उस जगह में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। यहां पे भी गलती करेगा बच्चा लोग, को बड़ा पढ़ के गया स्कैम स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, और गलती कर दिया यहां क्या, कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान shall be submitted by at least blank days before commencement of any mining operation। और आपको ऑप्शन दिया है पहला ये ओनर एजेंट एंड मैनेजर 15 दिन और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। दूसरे में दिया है मैनेजर जमा करेगा 15 दिन RIM। तीसरा ऑप्शन दिया, तीन में से एक कहना सही होगा, मैनेजर 30 डेज और RIM। देखिए स्कैम जो है हम बताएंगे आज, 2-4 लाइन में स्कीम को बताएंगे। स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, उसका एक पार्ट होता है सपोर्ट प्लान, और 123 रेगुलेशन 123 को आप जब देखिएगा तो उसमें स्कीम बड़ा चीज है। उस स्कीम के अंतर्गत एक चीज होता है सपोर्ट प्लान, और मैक्सिमम जो रेगुलेशन सपोर्ट प्लान के ऊपर है, क्योंकि मेन चीज तो आपका क्या है, सपोर्ट प्लान है। उस सपोर्ट प्लान में क्या रहेगा, पहली बात तो सपोर्ट प्लान किस आधार पे बनता है, ये भी पूछता है कई बार, किस आधार पे बनता है। उसमें से एक पॉइंट गलत दे देगा आपको, ठीक है, और बाकी सही वाला रहेगा। तो फिर लिखेगा ABCD में से ठीक, ये ऐसा कुछ करके देगा, या ऐसा करके दे देगा कि कौन सी बात जो नीचे लिखी है वो सपोर्ट प्लान को बनाने में लागू नहीं होती। एक बात गलत दे देगा, बाकी सब सही वाला दे देगा। तो पहले ये तो मान लीजिए कि सपोर्ट प्लान बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। 2 बात है बेटा, कितना बात है, 2, और एक बात में एक ही चीज है, लेकिन 2 बात में फिर 4 चीज है, वो याद रखना होगा। हम जब भी सपोर्ट प्लान बनाएंगे, इसको देखते हैं, सपोर्ट प्लान जब भी बनाएंगे वो सपोर्ट प्लान मस्ट बी इन कॉन्सोनेंस विद स्कैम। इन कॉन्सोनेंस को हम बताए थे जब 1, 2, 3 रेगुलेशन समझा रहे थे आप लोग को, अनुरूप उसके जो विधि विधान है, उसकी जो भावनाएं है, उसके अनुसार, उसको बोलते हैं इन कॉन्सोनेंस। आपका सपोर्ट प्लान कैसा रहेगा, इन कॉन्सोनेंस विद स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, 1 नंबर। दूसरा बोलता विद ड्यू रिगार्ड टू, किन चीजों को ध्यान में रख के बनाएंगे। नंबर 1 आपका लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्राटा, सिस्टम ऑफ वर्क, मैकेनाइजेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस। उस जगह में आपने काम किया है तो पिछले 5-10 साल में क्या घटना घटित हुई है, वो पास्ट एक्सपीरियंस हुआ। मैकेनाइजेशन क्या आपका, मैनुअली कर रहे हैं, सेमी मैकेनाइज्ड है या मैकेनाइज्ड है, तो मैकेनाइजेशन के हिसाब से आपको सपोर्ट प्लान तैयार करना होगा। सिस्टम ऑफ वर्क आपका क्या बोर्ड एंड पिलर है या लॉन्गवाल है, दोनों के लिए सपोर्ट प्लान अलग अलग बनता है, दोनों का फैशन ऑफ वर्क अलग होता है। लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, जियोलॉजिकल कंडीशन में आपका जैसे फॉल्ट है, डाइक है, सील है या नहीं है, तो कौन कौन है, ज्वाइंट है, स्लिप है, कितना ज्वाइंट का सेट है, ये सब देखता है जियोलॉजिकल कंडीशन। और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, जिसमें हम RMR कैलकुलेट करते हैं, आपके रॉक स्ट्राटा का RMR कितना है, रूप राग का, वो भी 2 मीटर का लेते हैं, पूरा नहीं लेते हैं। आपका रूप राग का 2 मीटर मोटाई के रूप का RMR, ठीक है। इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में रहता है क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5 डिग्री, 5 क्लास होता है, उसको ध्यान में रख के। और आपका ये चीजों को ध्यान में रखा, प्लस क्या बोला हमने, सपोर्ट प्लान शुड बी इन कंसोनेंस विद द स्कैम। ये इतना चीज को आपको ध्यान में रख के सपोर्ट प्लान बनाएंगे। उस सपोर्ट प्लान में क्या रहेगा बेटा, उस सपोर्ट प्लान में रहेगा आपका किन जगहों के लिए करना है, इन रिलेशन टू ईच वर्किंग प्लेस, ऐसा लिखा होगा अंग्रेजी में, मतलब किन जगहों के लिए सपोर्ट प्लान है, बोर्ड एंड पिलर के लिए है, डिप्लेनिंग पैनल के लिए है, फेस से 10 मीटर के अंदर का है, रोडवेज के लिए है, गोफेज का, ये हो गया प्लेसेस, समझ आए, इन रिलेशन टू एवरी वर्किंग प्लेसेस। फिर
टाइप एंड स्पेसिफिकेशन। सपोर्ट प्लान में ये चीज रहेगा, पहले बात तो किन जगहों के लिए रहेगा वो बताएगा, प्लेसेस टू बी सपोर्टेड, ठीक है, किन जगहों को सपोर्ट करना उसका वर्णन रहेगा। दूसरा रहेगा टाइप एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट, कौन सा टाइप का यूज कर रहे हैं, टिम्बर यूज कर रहे हैं, रूफ बोल्ट यूज कर रहे हैं, केबल बोल्टिंग यूज कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं वो टाइप हो गया। अब उसका स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, जैसे बोल्ट कर रहे हैं तो बेल्ट का लेंथ 1.5 मीटर रहेगा, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, 22 mm उसका 22 mm डाया रहेगा, इस टाइप का स्पेसिफिकेशन देखिएगा। मैं ये एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक्चुअल डाटा नहीं बोल रहा बोल्ट का, ठीक है, इसको एक्चुअल डाटा आप जाकर के देख लीजिएगा। तो वो आपको बताना होगा, बियरिंग प्लेट लग रहा है तो उसका मोटाई कितना रहेगा, उसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रहेगा, वो आपका सब स्पेसिफिकेशन हो गया। और इंटरवल ऑफ सपोर्ट रहेगा, दो सपोर्ट के बीच का दूरी कितना रहेगा, वो इंटरवल ऑफ सपोर्ट। इतना सपोर्ट प्लान स्पेसिफाई करता है। क्या क्या स्पेसिफाई करता है, प्लेस टू बी सपोर्टेड, टाइप एंड स्पेसिफाई सपोर्ट एंड इंटरवल ऑफ सपोर्ट। और किन बातों पे आधार रख के हम सपोर्ट प्लान बनाते हैं, सपोर्ट प्लान जो है किन बातों बताया वो बता दिया। अब ये सपोर्ट प्लान बन गया, इस सपोर्ट प्लान को क्या कराना होगा, अप्रूव्ड कराना होगा। किससे कराना होगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। और कौन इसको सबमिट करेगा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास, वही ना पूछ रहे। कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान शैल बी सबमिटेड बाय मैनेजर। कौन करेगा बेटा, मैनेजर। और इसके में बहुत जगह ओनर एजेंट एंड मैनेजर आया तो बच्चा लोग इसी को मार देगा दिनांक से, ठीक है, नहीं, कौन करेगा, सपोर्ट प्लान। स्केप में है, स्केप जो बनाएंगे वो बनाएंगे ओनर एजेंट एंड मैनेजर। कौन बनाएंगे, ओनर एजेंट एंड मैनेजर प्रिपेयर एंड फॉर्मुलेट करेंगे। किस आधार पे करेंगे स्केम को, स्केम को करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर क्या आप करना चाह रहे हैं वहां, डेवलपमेंट डिप्लरिंग, वो सब चीज का ध्यान में रख के स्केम बनाएंगे। और उस स्केम को रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास उसकी कॉपी जो है सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए। कौन कौन करेगा उसको, ओनर एजेंट एंड मैनेजर, मतलब तीनों की जिम्मेदारी रहेगा स्केम में। और उस स्केम का एक हिस्सा होगा सपोर्ट प्लान। तो सपोर्ट प्लान बनाएंगे हम, किन बातों को रख के ध्यान में रख के वो बता दिया। सपोर्ट प्लान अब बन गया तो उसकी सपोर्ट प्लान की कॉपी को, कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान शैल बी सबमिटेड बाय मैनेजर एटलीस्ट 30 days बिफोर। कितना जी, 30 दिन पहले, 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन टू रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है। इतना था, ये मोटा मोटी इसका ये हुआ। और सपोर्ट प्लान लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस ऑफ सपोर्ट प्लान किसकी रहेगी बेटा, मैनेजर एंड सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स की। किसकी रहेगी, मैनेजर एंड सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स की। हम उधर भी बताए थे आपको, कहां पे, 109 में ट्रैफिक रूल को पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, मैनेजर एंड कंसर्न सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स का, या ऑफिशियल्स का, मैनेजर एंड कंसर्न ऑफिशियल्स का बताया था 109 में भी। और 123 में भी, 1 to 3 में भी सपोर्ट प्लान लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, मैनेजर एंड कंसर्न सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स। अब इसमें असिस्टेंट मैनेजर भी आएगा, ओवरमैन भी आएगा, माइनिंग सरदारों आएगा। समझ आ रहा है किन बात, कंसर्न सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स में, इतना बात समझ है। और ये जो सपोर्ट प्लान बनेगा, इस सपोर्ट प्लान की कॉपी को किनको देंगे मैनेजर साहब, सारे सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स को देंगे इंक्लूडिंग असिस्टेंट मैनेजर। और दे तो दिया तो जेब में रख लेता भाई लोग। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, हम करते क्या है, कुछ कॉन्सिपिशियस प्लेसेस पे, मतलब सुविधाजनक जगहों पर जहां सब आदमी देख सके, ये सपोर्ट प्लान की कॉपी को लिख देंगे। क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे, लिख के रख देंगे, ताकि सब आदमी देखते रहेगा। एक जगह नहीं, कई जगह कॉन्स्पिशियस प्लेसेस लिखा था, प्लेस से नहीं करता, प्लेसेस जगहों पर, कई जगह सुविधा है माइन के अंदर में, टाइम ऑफिस के अगल बगल, ठीक है, लिख दीजिएगा।
ताकि क्या होगा, सब आदमी देखते रहेगा तो उसकी जानकारी रहेगा। और किसमें लिखेंगे? इंग्लिश एज वेल एज इन लोकल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन। किस लैंग्वेज में लिखेंगे? जिसमें कि अंग्रेजी में हो, साथ में लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे जो कि मैक्सिमम आदमी उस भाषा को जानते समझते हैं। तो ये आपका स्कैम का हो गया 1 2 3। मोटा मोटी हम स्कैम बताए, इतना मोटा मोटी याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और 127 का भी बता दिया। 127 में क्या बता बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 2 हम मिटाए, नो पर्सन शैल वर्क आर बी परमिटेड टू वर्क एट इंक्लिनेशन at any place having inclination more than 45 degree or more from the horizontal, where he is likely to slip or overbalance unless he is secured by safety belt or lifeline or otherwise safeguarded। ऐसा बताया ना 1 to 7 वो। और एक इसी में हमको और ये रीजनल इंस्पेक्टर माइंस से याद आ गया एक और वर्ड। अभी एक बच्चा फोन किया था कि सर 202 में लिखा है कि ब्लास्टिंग इन फायर एरिया के लिए चीफ इंस्पेक्टर माइंस कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। मैं बोला हाँ बेटा सही तो लिखा है। और उस वही पावर को ध्यान में रख करके चीफ इंस्पेक्टर माइंस ने, प्रशांत कुमार साहब ने, जो उस समय चीफ इंस्पेक्टर माइंस थे, 2018 में गजट नोटिफिकेशन निकाल के कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन उसके लिए परमिशन यदि लेना है तो किससे लेना होगा? रीजनल इंस्पेक्टर माइंस से। अब संसद कानून बना देता है तो संसद आके वो उसको पालन करवाता है कि लोकल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कराता है। तो परमिशन लेना होगा रीजनल इंस्पेक्टर माइंस से। लेकिन कंडीशन स्पेसिफाई कौन करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, ये हो गया। इसी से वो जो 45 डिग्री वाला बता, हम 1000 बार बोले हैं बेटा 132 रेगुलेशन 132 का 5 और रेगुलेशन 132 का 6, इसको मत भूलिएगा। इसके ऊपर कभी न कभी आता ही आता है और मानी वाला इसी को छोड़ देता है। ये 132(5) अलग चीज है, 127 से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहां पे क्या बात था कि 45 डिग्री या उससे अधिक ढाल पे कोई आदमी काम नहीं करेगा, ये बात था, ना काम करने की अनुमति दी जाएगी। और यहां पर यह है कि ढालू जगह पर, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, ढालू जगह पर, इंक्लाइंड प्लेन पर आपको बोझा लेके जाना है, लोड कैरी करना है, तब के लिए प्रोविजन है आपका 132(5). क्या बोलता है 132(5)? नो पर्सन शैल कैरी आर बी परमिटेड टू कैरी ए लोड along a road or footpath having an inclination of 30 degree or more from the horizontal। यही ना बताया था जी, 1000 बार हो गया। 30 डिग्री और मोर, 30 डिग्री मत याद रखिएगा, 30 डिग्री और मोर। यदि ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री या उससे अधिक है, तब कोई भी आदमी ना तो लोड लेके चलेगा ना उसको लोड लेके चलने की कोई अनुमति देगा, ये बोलता है। और 132(6) बोलता है कि चाहे वो, ये जो है दोनों के लागू होगा, ओपन कास्ट होगा, कि कोई आदमी लोड लेके चलता है तो वो जो रोड या फुटपाथ की चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होगी। चौड़ाई जो है विड्थ W लिख दिया, नॉट लेस देन 1 मीटर, नॉट लेस देन 1 मीटर। ठीक है, यदि कोई आदमी लोड लेके चलता है किसी रास्ता या फुटपाथ से, तो उस रास्ता या फुटपाथ की चौड़ाई विड्थ W लिख दिया, विड्थ नॉट लेस देन 1 मीटर। एक बात याद रखना। और यदि मैंने आपको पूछ लिया बेटा कि एक रास्ता है जिसका ढाल जो है 22 डिग्री है, कितना है? 22 डिग्री है, 22 डिग्री है, बताओ बेटा क्या करेंगे? तो आपको बताया था कि 15 डिग्री से ज्यादा यदि ढाल है, इफ द इंक्लिनेशन एक्सेप्ट 15 डिग्री, ऐसा बताया होगा। ढाल 15 डिग्री से ज्यादा है तो क्या करना है आपको? लेवल स्टेप प्रोवाइड करना। तो 15 ज्यादा ना रे बेटा, गलत नहीं ना बोल रहा हूं, 15 ज्यादा है कि 22, तो वो भी यहाँ पे वही लागू हो जाएगा। कोई जरूरी आपको 15 डिग्री देगा, आपने समझा कि सब कॉन्सेप्ट के लिए उन चीज। ये 22 डिग्री, 15 डिग्री से ज्यादा है तो 22 डिग्री है, आपको लेवल स्टेप प्रोवाइड करना होगा। लेवल स्टेप का ऊंचाई 18 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। जो स्टेप होगा, हाइट ऑफ स्टेप, H लिख दू, H ऑफ स्टेप
डज नॉट एक्सीड 0.18 मीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको लेवल स्टेप प्रोवाइड करना, और उस लेवल स्टेप की हाइट, एच मतलब हाइट, हाइट ऑफ स्टेप डज नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड याद रखिएगा, इसी में फंसीगा लेस देन नॉट देन में। डज नॉट एक्सीड 1.8 मीटर। हमारे जैसे 5 फीट का आदमी होगा, बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा सीढ़ी बांध दीजिएगा, पर चढ़ पाऊंगा जी। इसीलिए बोलता कि ऊंचाई जो है, स्टेप की ऊंचाई 0.18 मीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होगा। और क्या बताया था, ऐसा बताया था, ये स्टेप है तो ये एज हुआ और ये अंदर वाला भाग हुआ 1 है जी। तो मतलब कहने का मतलब ये चौड़ाई, कहने का मतलब ये हो गया कि स्टेप की चौड़ाई इस प्रकार से, वो डिस्टेंस फ्रॉम एज टू द बेक, डिस्टेंस फ्रॉम एज टू द बेक shall not less than 0.35 मीटर, मतलब 35 सेंटीमीटर। और ये वाला जो चौड़ाई है जिसपे मैं पैर रख के चढ़ूंगा, वो 35 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, ये कम नहीं वाला है, नॉट लेस देन। ठीक है, इतना ही नहीं यार, बहुत बड़का चीज नहीं है, इसको मत भूलिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं, बहुत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलेशन 121 और 122, इसमें से एक एक पक्का आएगा ऑब्जेक्टिव। ये जो बताया उसमें तो आइबो करेगा, ये तो आते ही रहता है, उनसे भी इस बार आएगा, तो उसको लेते हैं, इसको सबको मिटा देते हैं। बाबू, वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन बिलो ग्राउंड माइंस, बिलो ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड माइंस। ठीक है, वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन बिलो ग्राउंड माइंस। ठीक है, अब आपको ये फिगर को देख लीजिए, फिर इसको हम बताते हैं। 4 गो बात याद रखें, 4 सेंटेंस में 1 2 3 4 लिख के रखें, 4 बात बताएंगे। ये देखो, हम सिंप्लीफाइड के लिए 2 माइन लिया, ऐसा बाउंड्री रहेगा एकदम ताड़ा टेढ़ा रहता, ऐसा 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 जिग जैग में रहेगा किधर किधर। मान लो मेरा एक ए माइन है और एक बी माइन है, ठीक है, और दोनों सटल है। क्या है, दोनों सटल है, एक दूसरे से एकदम जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे कि दोनों बाउंड्रीज, दोनों माइन का बाउंड्री निर्धारित होना चाहिए, फिक्स्ड बाउंड्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स्ड बाउंड्री होना चाहिए। पहली बात, चाहे ए का हो चाहे बी का हो, बाउंड्री फिक्स्ड होनी चाहिए। ए की बाउंड्री कहां दिखाया हमने, यहां पर। ठीक है, ये बाउंड्री हर एक माइन का बाउंड्री, एवरी माइन मस्ट हैव फिक्स्ड बाउंड्री, हर एक माइन का फिक्स्ड बाउंड्री होना चाहिए। ठीक है, तो पहला बात क्या बोलता, द ओनर एजेंट और मैनेजर, द ओनर एजेंट और मैनेजर shall have, यही सब आता है बेटा, shall have fixed boundary of the mine, shall have fixed boundary of the mine। एक बात, फिक्स्ड बाउंड्री होनी चाहिए। तो आप बाउंड्री चेंज कर सकते हैं क्या बाबू, आप बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। पेन कहां चल गया, आप बाउंड्री चेंज कर सकते हैं नहीं। द बाउंड्री कैन नॉट बी चेंज विदाउट द परमिशन ऑफ CIM, इसको याद रखिएगा, ये आपको आ सकता है एग्जाम में। द बाउंड्री ऑफ माइन कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज विदाउट द परमिशन ऑफ CIM, विदाउट द परमिशन ऑफ CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की अनुमति के बिना आप बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते। पहली बात तो बाउंड्री फिक्स होना चाहिए, और वो जो फिक्स बाउंड्री है उसको आप चेंज नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ CIM। अब मेन चीज जो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये भी सब आ सकता है, ऐसा बात नहीं, कुछ आता है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, देखो फिगर बनाया, ये दोनों का कॉमन बाउंड्री, ये क्या है, कॉमन बाउंड्री है। तो ये ए माइन जो है, ये जो मैं पेन जिसके ऊपर चला रहा हूं, आपका जो ये आपका बाउंड्री है, इस बाउंड्री का आधा पिलर डिस्टेंस में कोई वर्किंग नहीं करेगा। और बी वाले भी क्या करेंगे, बी वाला माइन भी इस बाउंड्री के आधा पिलर डिस्टेंस में कोई वर्किंग नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, उसका भी ना कोई कारण होगा। ये आधा देखिए यहाँ पे लिखा है, दिख रहा वहां से, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 पिलर विड्थ इज इक्वल टू लिखा है बैरियर।
मतलब क्या बताना चाह रहे हैं हम, ये ए माइन वाला बाउंड्री के पास में आधा पिलर का सॉलिड कोल छोड़ देगा, बी वाला जो आधा पिलर का विड्थ का सॉलिड कोल छोड़ देगा, और ये आधा और इधर का आधा मिलके हो गया एक पिलर चौड़ाई का ये सॉलिड कोल रहेगा। इस सॉलिड कोल को बोलेंगे बैरियर या इंटरमाइन बैरियर। क्या बोलेंगे? बैरियर या इंटरमाइन बैरियर। तो अब इसमें क्या आएगा, इस टाइप का लिख के आएगा। थर्ड नंबर ये आपको याद रखना है, नो वर्किंग शैल बी मेड। क्या रहेगा बेटा? नो वर्किंग शैल बी मेड विदिन ब्लैंक कर देगा आपको। नो वर्किंग शैल बी मेड विदिन थोड़ा पावर चले गया। क्या लिखेगा? नो वर्किंग शैल बी मेड विदिन हाफ पिलर ऑफ द बाउंड्री, हाफ पिलर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइन। मतलब ये जो बाउंड्री आपका माइन का है उसके हाफ पिलर डिस्टेंस में आपको कोई काम नहीं करना है। आर बोलेगा, आर। फिर वही बात है, नो वर्किंग शैल बी मेड, ये कॉमन रहेगा सबके लिए। नो वर्किंग शैल बी मेड विदिन हाफ पिलर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइन, आर नो वर्किंग शैल बी मेड ऑफ द बाउंड्री claimed by an adjacent mine owner। यदि आपके बगल वाला मान लो ये वाला मान लो विवाद हो गया है कहीं पर, तो ये बी वाले विवादित कर दिया है, तब जो बाउंड्री क्लेम किया है आपका एडजेसेंट ओनर ने, उसमें भी आपको वर्किंग नहीं करना है। ठीक है। और डिफरेंट सिम के लिए, जब कई सिम में काम कर रहा है, मल्टी सिम में काम कर रहा है, तो सब सिम के लिए आपको बिजली चले गया, मेरा सिर्फ आवाज सुन लीजिए, पूरा लाइट खत्म हो गया। डिफरेंट सिम में आप काम कर रहे हैं, ढेर सारा सिम में काम कर रहे हैं, तो हर सिम के लिए आपको बैरियर छोड़ना होगा, और वो वर्टिकली कॉन्सिडेंट होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, और सभी जो बैरियर है सबका क्या बोलते हैं, डायमेंशन जो रहेगा वो बराबर रहेगा। ठीक है। ओपन कास्ट माइन में 7.5 माइन बाउंड्री के 7.5 मीटर के अंदर आपको कोई वर्किंग नहीं करना है। इतना ही रखिए। पावर आने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ देखते हैं, थोड़ा दिक्कत हो गया।